नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज हम लोग एक नया टॉपिक पे बात करेंगे। वो है जो साइंस में जो आए दिन जो क्वेश्चन आ रहा है, पिछले अगर 2-3 एग्जाम का बात करें तो वहाँ पे कंसेप्ट बेस ज़्यादा पूछा जाता है, ना कि फैक्ट्स। तो हम उस एग्जाम को देखते हुए, जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम हुआ, फिर बिहार दरोगा का हुआ, और भी जो एग्जाम जो आने वाले एग्जाम है, तो हम पिछले एग्जाम में आए क्वेश्चन का पैटर्न को देखते हुए हम जो है आज साइंस जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और साइंस में हम जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों को एक एक करके देखेंगे। किसके दृष्टि से? ताकि हमें जो है आगे बीपीएससी का प्री जो होगा 72वीं वाला, उसमें फायदा हो। साथ ही साथ जो बीएसएससी का जो एग्जाम होने वाला है, ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल, साथ ही साथ बिहार पुलिस और ग्रुप डी, यानी कि आप जो भी कुछ का अगर तैयारी, इनमें से किसी भी चीज का अगर तैयारी करते हैं तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प जरूर करेगा। तो हम इस साइंस वाले वीडियो में हम पहले केमिस्ट्री का कुछ कुछ टॉपिक, जो मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादा राइज करते हैं, उसको कवर करेंगे। देन फिजिक्स और बायो, हमारा यही कर्म रहेगा पढ़ने का। हम जो भी पढ़ेंगे तो उस चैप्टर से आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, यानी कि उसको हम देखेंगे आखिर इस चैप्टर जो अभी जो पढ़ेंगे आखिर उससे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ फालतू का पढ़ रहे हैं। तो हम जो है, और एक बात और है, आए दिन जो क्वेश्चन है अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। अब जो है आपको उस चैप्टर का, उस तथ्य का बेसिक बात, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। जैसे इधर बिहार दरोगा का ही एग्जाम हुआ तो वहां पे बेसिक साइंस का क्वेश्चन था, जो कि असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन था। अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, बस अंदर 10th तक जो एनसीईआरटी का जो साइंस है उसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम उसी को देखते हुए, उसी पैटर्न को देखते हुए आज हम जो है साइंस का एक जो पार्ट है केमिस्ट्री वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद जो है हम फिजिक्स देखेंगे, फिजिक्स के बाद बायो देखेंगे, एक एक करके। तो पहला जो है आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री का हमारा देखिए, केमिस्ट्री का जो मेन जो चैप्टर है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसको हम देखेंगे। तो हमारा आज का पहला जो टॉपिक होगा, जो चैप्टर होगा, वो होगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। होता क्या है, कोई भी पदार्थ, देखिए हमारे पास अलग अलग तरह के पदार्थ है, अलग अलग तरह के तत्व हैं, वो जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में मिल करके कुछ नया गुण वाला पदार्थ बना लेता है, तो उसी चीज को, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मान लीजिए पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है, ये दोनों अलग अलग है, क्या अलग अलग गुण वाले पदार्थ हैं, इसका गुण कुछ और होगा और बी का भी गुण कुछ और है। इन दोनों आपस में मिल करके एक नया पदार्थ जो कि ए बी बना दिया। क्या बना दिया? ए बी। ए बी जो है एक नया चीज बना, और ए बी का जो गुण है, इनके गुण से क्या है, डिफरेंट है। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, संयोग करके कुछ नया पदार्थ बना दे, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का नियम देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा, यहां देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा, ए बी बन रहा, जो भाग ले रहा उसको रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहते हैं, और जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है जो चीज, तो उसको हम प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल कहते हैं। और प्रतिफल को हम एरो यानी कि ये तीर का निशान दे करके दर्शाते हैं। जो तीर के निशान के इस साइड है वो प्रतिफल है, जो इधर है वो क्या है, अभिकारक है। हम रासायनिक अभिक्रिया को सिंपल शब्दों में बोले तो जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो पदार्थ है या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकता है, मिल करके जब एक नया पदार्थ, एक नया गुण वाला पदार्थ बना दे, तो उसी अभिक्रिया, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हम समझ गए। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहचान के लिए देखिए, इसमें क्या होगा कि इसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, इवन गैस का उत्सर्जन हो सकता है, गैस, अवक्षेप का भी बनना हो सकता है।
यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, इन्हें पहचानेंगे उसको कैसे, या तो वो सॉलिड लिक्विड गैस में यानी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अगर एक अवस्था में सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, इस प्रकार अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। या तो रंग में, यानी कि ब्लू है, ब्लू से आपको ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा, यानी कि रंग में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या तो तापमान बढ़ जाए या तो तापमान घट जाए। देखिए तापमान में जो परिवर्तन होता है इसको भी दो कैटेगरी में हम बांटे हैं। जब जो है तापमान जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान अगर यानी टेम्परेचर निकलता है, यानी कि उष्मा निकलता है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। जब हमें रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है, उष्मा की जरूरत होती है, तो उसको कहते हैं इंडोथर्मिक। तो ये जो है इस प्रकार से दो अभिक्रिया हुआ जिसमें हमें टेम्परेचर जो है देना पड़ता है इंडोथर्मिक, जिसमें हमें टेम्परेचर मिलता है यानी तापमान बढ़ जाता है एक्सोथर्मिक। जैसे अगर हम बात करें श्वसन, भोजन का पाचन, ये सब जो एक्सोथर्मिक है। फिर कुछ कुछ एग्जाम्पल जो है इंडोथर्मिक का जो है आता है, जैसे आपका प्रकाश संश्लेषण का क्रिया, पौधा जब भोजन बनाता है उसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वो भी जो है इंडोथर्मिक में आता है। साथ ही साथ जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, देखिए बर्फ जब पिघलेगा तो उसको हम टेम्परेचर देंगे, यानी कि वो उष्मा को ग्रहण करेगा, अवशोषित करेगा, और जो है फिर क्या करेगा, तो बर्फ जो है पिघल करके पानी बन जाएगा, तो इसको इंडोथर्मिक कहते हैं। इस प्रकार होता है क्या है कि अभिक्रिया के दौरान या तो गैस बनेगा या तो अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप मतलब जो जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट यानी जहां अभिक्रिया हो रहा है उसके नीचे कोई चीज जम जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गंदा पानी है, उसको थोड़ा देर के लिए शांत छोड़ दीजिए, तो वो नीचे जो है, जो मड है, जो धूलकन है, जो मिट्टी है, कण है, मिट्टी का कण, वो धीरे धीरे बैठ जाता है। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या होता है, प्रतिफल जो है अभिक्रिया से अलग होकर के नीचे जमना स्टार्ट हो जाता है, बैठ जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रासायनिक जो है अभिक्रिया का पहचान क्या क्या है, अवस्था में या तो परिवर्तन हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा आपस में, या तो उसका रंग में परिवर्तन हो सकता है, या तो तापमान उसका राइज करेगा या तो तापमान उसका घटेगा, या अवक्षेप भी बन सकता है, या तो गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है। इस प्रकार जो है हम रासायनिक अभिक्रिया का क्या देखे, पहचान देखते। अब जो हम रासायनिक अभिक्रिया किस पर निर्भर करता है, रासायनिक अभिक्रिया का, अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर कैसे किससे प्रभावित होती है। इफेक्टेड जो है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन किससे इफेक्टेड होता है। देखिए इफेक्टेड होने के लिए पहले तो हमें चाहिए कि जो भी अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो भाग ले उसको क्या क्या कहते हैं, अभिकारक। तो अभिकारक का जो सांद्रता, अभिकारक का सांद्रता, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग ले वो कितनी ज्यादा मात्रा में, अगर उसका मात्रा ज्यादा है तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया तेजी से होगा। अगर भाग लेने वाले पदार्थ का मात्रा कम है तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया धीरे धीरे होगा। कैसे होगा, धीरे धीरे होगा। तो यह डिपेंड करता है अभिकारक का सांद्रता, यानी उसका मात्रा कितना है। फिर जो है तापमान, एक और है प्रेरक, एक चीज और है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इन चीजों पे रासायनिक अभिक्रिया जो है प्रभावित होता है, यानी कि उसका रेट जो है ज्यादा होगा या स्लो होगा, ये इन बातों पर डिपेंड करता है। क्या है, पहला है कि अभिकारक का सांद्रता, अभिकारक कितना ज्यादा मात्रा में जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो कितना, अगर ज्यादा है तो अभिक्रिया भी फास्ट होगा, अगर कम है तो अभिक्रिया भी क्या होगा, स्लो होगा। तापमान, देखिए प्रत्येक जो है, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पे अभिक्रिया का दर क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम किसी भी अभिक्रिया को करा रहे हैं वहां पे अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया फास्ट होगा। अगर टेम्परेचर को घटाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है उसको ले जाकर के हम फ्रिज में रख दिए, क्या होगा, टेम्परेचर घट गया तो अभिक्रिया बहुत स्लो होगा। या ठंडी के मौसम में टेम्परेचर कम रहता, अभिक्रिया जो है स्लो होगा। वही गर्मी में अभिक्रिया क्या होगा, तेजी से होगा। जैसे अगर हम बात करें तो गर्मी के मौसम में जो है खाना पीना जो जल्दी खराब हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा है, वो आसपास के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो जो है दुर्गंध हो जाता है, खाना पीना जो है ना मतलब गंध करने लगता है। वही अगर ठंडी के मौसम का बात करें तो खाना थोड़ा ज्यादा देर तक चलता है, यानी कि आप सुबह बनाते हैं तो इवन शाम तक भी खा सकते हैं आसानी से, क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है तो वो अभिक्रिया जो ऑक्सीजन से करेगा बहुत स्लो रेट पे करेगा। इससे क्या होता है, हमारा जो भोजन है बहुत लंबे समय तक बचा रहता है, वो गंध युक्त नहीं होता है। जैसे अगर बात करें जो फ्रिज है, फ्रिज भी क्या होता है कि उसको हम रख देते हैं ठंडा में,
यानी कि फ्रिज में रख देने से क्या होता है, भोजन जो है वो अभिक्रिया बहुत स्लो स्लो करेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो टेम्परेचर कम रहेगा तो अभिक्रिया का जो रेट होगा ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। दूसरा है प्रेरक। देखिए प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, बस वो है कि वो अभिक्रिया में जो है स्लो, यानी कि उसके रेट को, उसके दर को या तो स्लो करेगा या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई नहीं करता पर जो है या तो लड़ाई को शांत करवा देगा या तो लड़ाई को और ज्यादा बढ़ा देगा, तो उस प्रकार जो यहाँ प्रेरक भी काम करता है। क्या करता है, या तो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देगा या तो अभिक्रिया के दर को घटा देगा। क्या ये भाग लेता है, नहीं जी, ये भाग नहीं लेता अभिक्रिया में। एक है पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल समझिए, अगर अभिकारक एक ये है और इसी को हम तोड़ के अलग अलग टुकड़ा में बांट दिए हैं, इस प्रकार ओवरऑल इसका एरिया जो है बढ़ गया है। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, अभिक्रिया फास्ट हो जाएगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने से, अभिकारक का जो पृष्ठ क्षेत्रफल जब बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए चीनी है, ऐसे समझाते हैं, चीनी है और मोटा दाना, वही चीनी को पीस दीजिए, महीन कर दीजिए, पाउडर बना तो जल में जल्दी घुलेगा ना। तो वही है, जब पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अभिक्रिया जो है फास्ट होगा और अच्छे तरीके से होगा। तो इस प्रकार हम देख लिए कि रासायनिक अभिक्रिया को कौन कौन सा चीज प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है भौतिक अभिक्रिया, ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया, एक होता है भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, मूल पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया, देखिए हम जब बोले थे कि जब दो पदार्थ मिलकर के एक नया गुण वाला पदार्थ बना दे, नया गुण यानी उसका मूल परिवर्तन हो जाए, चेंज हो जाता है, तो जिसमें मूल पदार्थ जो है बदल जाता है, उसमें बदलाव हो जाता है, उस अभिक्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध का फटना, दूध का फटना हो जाएगा आपको। जैसे किसी भी चीज का दहन, चाहे वो मोमबत्ती जले या नहीं तो एक कागज जले, कुछ भी जले, दहन। जैसे हो गया श्वसन, पाचन, ये सब जो है हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, मूल पदार्थ बदल जाता है, फिर वापस से वो मूल पदार्थ के जैसा नहीं बन पाएगा। जैसे अगर दूध फट गया, क्या दूध फटा हुआ दूध से फिर जो है ऑटोमेटिक दूध बन पाएगा क्या। अगर किसी भी चीज, मान लीजिए ये है, इसको हम जला दिए, जला दिए तो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। क्या राख से फिर ये चीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए नहीं ना आएगा। उसी प्रकार पाचन होता है, श्वसन होता है, ये क्या है, इसमें मूल पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये मूल पदार्थ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे अगर बात करें, हम पानी को गर्म कर दिए, भाप बन गया, फिर से पानी बन जाएगा ना, तो क्या मूल पदार्थ में कोई परिवर्तन आया, पानी गर्म करके आप देखिएगा फिर, ठीक ना। पानी का वाष्प बनना या बर्फ जो है इसको पिघला दीजिए, पिघलना, या नहीं तो प्रिज्म है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण, इससे क्या होता है, क्या प्रकाश मूल मूल प्रकाश में नहीं आएगा जी, हाँ आएगा, प्रिज्म को बस इन्वर्टेड करके दे दीजिए, फिर से वही प्रकाश बन गया। ये प्रिज्म वाला जो चीज है ना, ये प्रकाश वाला चैप्टर में फिजिक्स में देखेंगे इसको। तो इस प्रकार जो है ये रहा भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में जो मूल पदार्थ में कोई चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन वही अगर बात करें रासायनिक अभिक्रिया, मूल पदार्थ बदल जाता है, हमेशा हमेशा के लिए ये बदल जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे।
हाँ, तो हम देखते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। संतुलित मतलब बैलेंस, बैलेंस मतलब अगर आप तर्जू को देखे होंगे, जब भी सब्जी उब्जी खरीदने जाते हैं, इधर जो है कोई वजन देता है, फिर जो है इधर सब्जी उब्जी तोलता है, तो फिर क्या होता है, जब दोनों बैलेंस होता है फिर तभी हम लेते हैं। यानी कि तराजू को जब आप बैलेंस करना सीख गए हैं तो ये भी बहुत ही आसान, उससे भी आसान हमें है। देखिए यहाँ क्या सेम करना हमें, यहाँ हमें परमाणु संख्या को सेम करना बस। यानी कि संतुलित अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करने कहे तो हमें क्या करना है, उसके परमाणु संख्या, दोनों साइड का परमाणु संख्या को क्या करना है, सेम करना है, बराबर कर देना, बस यही करना है। देखिए जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर क्या है, आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया के दौरान न तो नया परमाणु बनता है न ही उसका विनाश होता है। यानी कि अभिक्रिया के दौरान न तो परमाणु द्रव्यमान बनता है न ही उसका नष्ट होता है। तो इसलिए जितना परमाणु संख्या अभिक्रिया से पहले होगा, अभिक्रिया के बाद ही उतना ही परमाणु संख्या हमें कर देना है। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन हो गया, हीट देने से ये टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक ना, ये सॉलिड है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एक परमाणु है, इधर भी कैल्शियम का क्या है, एक परमाणु है। मगर LHS इधर देखें, इस वाले साइड LHS, फिर इधर RHS को देखें तो LHS में जो है कैल्शियम कितना है, एक है, कार्बन भी आपको जो है एक है, और ऑक्सीजन कितना है बताइए, ऑक्सीजन 3 है। RHS में देखिए जितना परमाणु इस साइड अगर एक है 3 है तो उधर भी उतना उतना ही होना चाहिए, तब जो है बैलेंस है। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, इसको ही बैलेंस करना, बस यही काम करना है। तो यहाँ देखते हैं RHS में कैल्शियम कितना है, देखिए देखिए, क्या ये कैल्शियम नहीं, ये है, सिर्फ एक है। कार्बन में आपको एक दिख गया, और ऑक्सीजन बताइए, देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है पर यहाँ भी एक है, ये सॉलिड लिखे हैं, सॉलिड का है ये, ठीक ना। तो यहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो टोटल 3। इस प्रकार हम देख रहे हैं LHS में जितना परमाणु संख्या है इनका उतना ही RHS में, तो ये पहले से ही बैलेंस्ड है। पर हम इसको देखते हैं, नीचे वाले को, आयरन जो है वाटर के साथ अभिक्रिया किया है तो फिर क्या क्या बना है। तो यहाँ हम LHS है और यहाँ का RHS है। तो यहाँ हम चेक करेंगे, जो आयरन है वो आयरन एक है, और हाइड्रोजन जो है आपको 2 है, और ऑक्सीजन जो है एक है। यहाँ देखिए आयरन जो है कितना है, एक है, और हमारे पास हाइड्रोजन जो है 2 है, और क्या है ये भाई साहब 4 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आयरन हो या हाइड्रोजन हो इक्वल है, पर जो है दोनों साइड पर ऑक्सीजन हमारा इक्वल नहीं, इधर एक है तो इधर क्या है 4। क्या हम इसको 4 कर दे, कैसे करेंगे, देखिए हम डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसको अब कैसे बैलेंस करते हैं उसको देख लीजिए, बस समझ जाना है इसी को, बस यहीं से काम हो जाएगा मेरा। तो यहाँ जो है पहली बात, ऑक्सीजन 4 है तो हमें भी ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम लिखेंगे इस साइड लिखेंगे, ठीक है ना, इधर लिखेंगे, तो ऑक्सीजन पे हम क्या लगा दिए 4, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन 4 करते ही बताइए हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन अब जो है पहले 2 था, अब जो है 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब इधर भी हमको क्या करना पड़े, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर मेरा क्या होगा, ये भी 8। अब देख सकते हैं आयरन एक है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन यहाँ 8 है, 8 परमाणु है, और इसका भी हाइड्रोजन का भी 8 परमाणु। इस प्रकार जो है हम किसी भी केमिकल रिएक्शन जो है अभिक्रिया को हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। तो हमें बस इसमें करना क्या रहता है, परमाणु संख्या सेम करना पड़ता है। याद रखिएगा ये किस
किस नियम पे आधारित है। कभी कभी ये सबसे क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन, जो कि बिहार दरोगा ये सब में जो आ रहा है ना, और इधर बीपीएससी जो भी एग्जाम है ना इधर आ रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हम जो पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता, बस मतलब जो 9th-10th का जो कंसेप्ट है वहां से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो अब जो है हम क्या देखें, रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये समझे, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे ये समझे, फिर रासायनिक अभिक्रिया को कौन कौन सा चीज प्रभावित करता है ये देखें, फिर हम जो है रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में क्या डिफरेंस है ये देखें। अब हम क्या देख लिए अभी कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करें। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम उसको देखते हैं, ठीक। तो अब हम जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए इतना सारा चीज जो हम पहले लिख लिए, घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है। पहले लिखने का रीजन ये है कि समय कम मतलब लगे और समय बचे, ठीक। तो बहुत ही आसान है, इसको हम देखते हैं कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत अगर इस चैप्टर का बात करें तो जानदार पार्ट, शानदार पार्ट इस चैप्टर का यही है, जहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला प्रकार है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ मिल करके आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए और बी आपस में मिल करके एक नया पदार्थ ए बी बना दिया है। जब भी दो पदार्थ का मिलन हो, यहाँ क्या है, मिलन, इसे याद रखेंगे, जब दो दोस्त मिल गया, ठीक, तो संयोजन। जैसे कार्बन को, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, कोयला को अगर जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ भी दो पदार्थ मिलकर के एक तीसरा बने, यानी जब दो दोस्त मिले, मिलन हो, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ भी मैग्नीशियम का जो फीता होता है, मैग्नीशियम रबड़ को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो होता क्या है कि भगा करके पूरा इजोत के साथ जलता है, ठीक ना। और सफेद चुन यानी कि सफेद रोशनी के साथ जलता है, बहुत ही ज्यादा रोशनी रहता है। और जो ये राख जो बनता है, कैसा राख बनता है, सफेद राख बनता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक। और ये दोनों संयोजन का प्रकार है। संयोजन का मतलब है जब दो दोस्त मिले, ए और बी मिल गया, मिलन, तो संयोजन। दूसरा है वियोजन। वियोजन में क्या होता है, जब एक पदार्थ टूट करके अलग अलग पदार्थ बनाता है, जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए दो दोस्त मिल गया, अब ये क्या होगा, अलग हो जाएगा, इसका ब्रेकअप हो जाएगा, यानी कि दोस्त का ब्रेकअप होना। ब्रेकअप कैसे लिखा जाता है, सोचना पड़ेगा, BRE, जो भी होता है, ब्रेक हो गया, टूट गया, ब्रेकअप हो गया, ठीक ना। हाँ, जिसका हुआ है उसको पता होगा, ठीक। तो कैसे टूटेगा, यानी कोई पदार्थ को टूटने के लिए हम उसे एनर्जी देंगे, या तो उसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, ठीक, या तो उसको धूप में रखेंगे, प्रकाश देंगे, या उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, करंट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये टूटेगा, टूट करके अलग पदार्थ बनेगा। जब भी एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ जो है कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 हमारा बन रहा है। अगर हम पानी को बात करें, पानी जो जल है उसको, उसमें अगर विद्युत देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो होता क्या है कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग कैथोड एनोड पे चले जाता है। तो इस प्रकार हम इसको तोड़े विद्युत दे करके, ठीक। एक और है AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जब धूप में रखते हैं तो होता क्या है कि Ag अलग हो जाता, सिल्वर अलग और ब्रोमीन गैस अलग हो जाता। और AgBr का यूज पूछा गया है, कई कौन सा एग्जाम, PYQ है, इसका यूज होता है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी। यहां से भी क्वेश्चन है, सफेद राख, ठीक ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनता है। अब जो है हम संयोजन देख लिए, जब दो दोस्त मिलता है। वियोजन देखिए, जब दो दोस्त जो है, यानी कि वो जो अलग होता है, ठीक। अब हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो ज्यादा ताकतवर होता है वो अपने से कमजोर वाले, यहाँ ताकतवर का सेंस है कि क्रियाशील, जो ज्यादा क्रियाशील पदार्थ होता है वो अपने से कम क्रियाशील वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस कर दे, उसका कुर्सी छीन लेता है। अगर हम बात करें क्रियाशील का मतलब क्या, देखिए अलग अलग पदार्थ का अभिक्रिया में भाग लेने का दर अलग अलग है। देखिए अलग अलग जो इंसान ही होता है तो उसका भी काम करने का जो है रेट अलग अलग होता है, कोई ज्यादा काम कर लेता है एक ही दिन, कोई कम करता है। उसी प्रकार पदार्थ भी जो है, जो ज्यादा अभिक्रिया में भाग ले उसको हम
क्या कहेंगे, अधिक क्रियाशील पदार्थ कहेंगे। जो है जो कम भाग ले यानी स्लो रेट से भाग ले उसको क्या कहेंगे, कम क्रियाशील। तो यहाँ हम क्रियाशील समूह बना दिए हैं। जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है वो क्या है, देखिए ऊपर का 2-3 जो है बहुत ज्यादा क्रियाशील है, ठीक। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये इतना क्रियाशील है, इसको अगर ऐसे भी हवा में रख दे ना तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगता है, जल जाता है। इसीलिए हम इसको इनको जो है ना केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखते हैं, हवा से बचा करके रखते हैं, ठीक। जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील, जो नीचे है वो कम क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील यहाँ आपको सोना चांदी दिख रहा होगा, ये इतना कम क्रियाशील है, ना पानी से हवा मतलब अभिक्रिया करेगा ना ऑक्सीजन से करेगा। इससे क्या होता है, इसका चमक हमेशा बना रहता है। अतः हम इसका यूज जो है जेवर यानी गहना बनाने में किया करते हैं, ठीक। तो जो ज्यादा, अगर हम कैल्शियम मैग्नीशियम का बात करें तो कैल्शियम ज्यादा मैग्नीशियम कम है, तो कैल्शियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा, इसका कुर्सी छीन लेगा, ठीक। तो इस प्रकार हमें क्रियाशील समूह याद रखना पड़ेगा अभिक्रिया यानी कि विस्थापन अभिक्रिया को देखने के लिए। तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। केदारनाथ का माली आलू यानी कि एल्युमिनियम, जरा जिंक, फीके यानी कि आयरन Fe से, ठीक ना, पकाता यानी कि Pb है, क्योंकि हवा जो है ना Hg हवा क्या है AC जैसा, यहाँ Ag जैसा होगा लेकिन यहाँ AC दिए हैं, ठीक ना, AC जैसा यानी Ag जैसा, कोल्ड है, कोल्ड मतलब गोल्ड है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, क्योंकि हवा क्या है Ag यानी AC जैसा क्या है, कोल्ड है। इस प्रकार आप निमोनिक्स बना करके थोड़ा ध्यान रख सकते हैं इसको, क्योंकि ये याद रहेगा तभी जो है केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा ज्यादा क्रियाशील। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसे अरेंज कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो आयरन है, आयरन का अभिक्रिया जब हम कॉपर सल्फेट के साथ करवाएंगे, देखिए कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, ठीक। जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर, देखिए आयरन और कॉपर को देखिए, आयरन को हम देखिए यहाँ, कॉपर को यहाँ, तो क्या होगा, आयरन जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको धक्का देकर के भगा देगा। तो आयरन जो है इसको जो है डिस्प्लेस कर दिया, ये भाग गया, देखिए यहाँ जो कॉपर था ये यहाँ आ गया, अलग हो गया, ठीक। और आयरन सल्फेट के साथ जुड़ गया तो आयरन सल्फेट बन गया। और ये रंग, इसको हम कैसे पहचानते हैं, देखिए पहचानने का नियम था ना एक कि रंग में परिवर्तन, तो यहाँ भी रंग क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, नीला से हल्का हरा, हल्का आपको ग्रीन के जैसा दिखेगा। तो इस प्रकार विस्थापन अभिक्रिया देखिए, इसके लिए हमें ये क्रियाशील समूह ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और है उभय विस्थापन, जब जो है दो अलग अलग चीज, यानी कि यहाँ देखिए दोनों का पार्टनर आपस में बदल रहा है, दोनों का पार्टनर आपस में, AB जो है और CD जो है जब अभिक्रिया करेगा तो A जो है C के साथ, B जो है D के साथ चले गया, पार्टनर एक्सचेंज हो गया। तो इस प्रकार को कहीं उभय विस्थापन, यहाँ दो जो है दो आदमी अपना अपना कुर्सी बदला है, तो उभय विस्थापन हुआ। जैसे सोडियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, और साथ ही साथ क्या बना हमारे नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड बना। तो इस प्रकार जो हम संयोजन अभिक्रिया देखिए, वियोजन देखिए, विस्थापन देखिए और उभय विस्थापन देखिए। एक और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से तो क्वेश्चन और भी ज्यादा आता है, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए हम उसको भी देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग जो है अभी तक संयोजन, वियोजन, विस्थापन और उभय विस्थापन देख लिए हैं। अब जो है हमारा जो उन सब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण ये दो अभिक्रिया है और दोनों हमेशा साथ साथ होता है। अगर किसी चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज का क्या हो रहा होगा, वहीं पे अवकरण हो, यानी दोनों अगल बगल, यानी दोनों साथ साथ चलता है, ठीक। ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है, बस इसको देखते हैं, यही है। जब ऑक्सीजन किसी के साथ जुट जाए, यानी ऑक्सीजन बढ़े, यानी ऑक्सीजन उसके साथ जुट जाए तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। या नहीं तो हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का घटना या हटना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। या तो ऑक्सीजन बढ़े या तो हाइड्रोजन घटे। या नहीं तो तीसरा एक और चीज पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, अगर इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो उसका क्या हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा। वही अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ तो घट रहा, यहाँ जो होगा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो किस में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, अवकरण वाले अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, हाइड्रोजन बढ़ता है, और घटता कौन है, ऑक्सीजन घटता है। इस प्रकार जो है ऑक्सीकरण का ये चीज है और अवकरण का ये है, और दोनों अभिक्रिया हमेशा क्या होता है, साथ साथ चलता है। उसका एक एग्जाम्पल लिए हैं, जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक ना, क्यूपरिक ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, कॉपर अलग और ये
H2। यहाँ देखते हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो बताइए कौन सा अभिक्रिया होगा। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन जब हट रहा है ये अवकरण है। और यहाँ देखिए H2 के साथ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ आकर के जुट रहा है। तो ऑक्सीजन अगर जुट रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन अगर जुटेगा ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन हटेगा तो अवकरण। यानी कि ये तीनों चीज को हम देख सकते हैं। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमारा ये रहा, दोनों साथ साथ चलता है। अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में ऑक्सीकरण अवकरण कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जो जंग लगता है तो लोहा क्या होता है, नमी युक्त, यानी कि गीला जगह पे रख दीजिए, जहां पानी का सोर्स है, जहां हवा नमी वाला है, वहां लोहे में जंग लग जाता है। तो लोहे में जब जंग लगता है तो उसका रंग भूरा हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। और जो है शुरुआती स्टेज में जंग, जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा में जब जंग लगेगा तो इसका वजन क्या होगा, शुरुआती स्टेज में बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये खोखला होते जाएगा, इसका वजन फिर लास्टली घट जाएगा। यानी शुरुआती स्टेज में जंग लगने पे लोहा का वजन बढ़ता है, बाद में इसका फिर घटता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ जो है नमी युक्त हवा में अगर लोहे में को रखेंगे तो लोहा में क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, या भूरा कलर का होता है। जंग का जो फॉर्मूला होता है ये भी पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ ध्यान रखेंगे, Fe2 यानी फेरिक ऑक्साइड और XH2 यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ लगा है, ठीक। अगर हम देखें चांदी पे जो काला परत जो जम जाता है, ये भी कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ठीक ना, का उदाहरण है। तो चांदी पर काली परत जमना यह सल्फर के कारण होता है, लोहे में जंग लगना नमयुक्त हवा के कारण होता है। तो चांदी पे काली परत, तो याद रखिएगा चांदी पे कैसा परत, काली परत। तो याद रखेंगे, उसके लिए बनाए हैं चांदनी रात में काली छाया। चांदनी रात में कैसी छाया, तो काली छाया। तो चांदी पे कैसा छाया, कैसा परत, काला, काली परत। फिर है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना। देखिए एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने ऊपरी वाले सतह पे परत पे ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेती है। फिर जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो जो है अंदर वाले सतह को बचा लेता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने नहीं देता है। तो एक प्रकार से वो अपना सुरक्षा कवच बना लेता है, ठीक है। ऊपर ऊपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, और वह जो है एक सुरक्षा कवच का काम किया। अब जो है भीतर जो है एल्युमिनियम का संचारण यानी कि उसका अच्छा नहीं होगा। जैसे हम लोहा में जो जंग लगता है, इसको हम जो है बचाने के लिए इस पे हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हम ग्रीस का लेप चढ़ा सकते हैं, या इसको हम जिंक लेपन यानी जसद लेपन भी कर सकते, जस्ता का भी ये लेयर चढ़ा सकते हैं। किसको, लोहे में जंग नहीं लगे इसके लिए। फिर एक है कि तांबा का पे हरा परत, ठीक है। तांबा पे जो हरा परत जो जमता है, ये भी कहीं ना कहीं रेडॉक्स का ही एग्जांपल है। तो ये होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके तांबा जो है अपने ऊपर हरा रंग का एक लेयर बना लेता है। तो कैसे याद रखेंगे, तांबा पे हरा है तो तांबे का देखिए सिक्का बनता है, तो तांबा हो गया, कॉपर हो गया, ये सब का सिक्का बनता है। तो तांबे का सिक्का कैसा, हरा, तांबे का सिक्का हरा। तो तांबे का जो है, तांबे पे कैसा परत रहता है, हरा परत रहता है। एक और हम देखते हैं कागज का, कागज अगर बहुत ज्यादा दिन तक रहेगा, लंबे समय तक, वो व्हाइट से हल्का उसमें पीलापन येलोइश कलर आ जाता है। उसका कारण है कि उसका सेलुलोज का जो अपघटन हो जाता है, सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसके कारण कागज में पीलापन आ जाता है, ठीक, कागज में पीलापन। तो कागज में जो पीलापन आता है, बहुत ज्यादा दिन तक रहने पे कागज हल्का पीला पड़ जाता है, उसका कारण है कि सेलुलोज का जो अपघटन हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन उसका हो जाता है, ठीक ना। अब हम एक और देखते हैं, छठा नंबर है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब होता है विकृत गंधता, यानी कि खाद्य पदार्थ जो महकने लगता है, खाने वाला चीज जब सड़ने लगता है, महकने लगता है, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। एक्चुअली होता क्यों है कि जो तेल युक्त वसा युक्त जो पदार्थ है ना, वो ऑक्सीजन से यानी कि हवा से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीकरण होता है, फिर वो गंध करने लगता है, ठीक। तो इसके लिए इसको गंध नहीं करे, इसको बचाने के लिए, खाद्य पदार्थ को सड़ने से यानी महकने से बचाने के लिए हम जो है उसको एयर टाइट बर्तन में रखेंगे, जहां हवा जो है नहीं पहुंच पाए, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। साथ ही साथ जो चिप्स का पैकेट यानी चिप्स जो भुजिया बिस्किट का पैकेट जो रहता है उसमें हवा भरा रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि कौन सा हवा, ये पूछा जाता है। मेन बात ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है कम
अभिक्रिया मतलब कम रिएक्शन में भाग लेता है, यानी कम क्रियाशील है, तो क्या होता है वो ज्यादा लंबे समय तक जो चिप्स या भुजिया बिस्किट का पैकेट में जो भी रहता है वो सुरक्षित रहता है। तो नाइट्रोजन को हम चिप्स का पैकेट में भरते हैं, ठीक ना, और एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि जो हमारा खाने पीने वाला चीज सड़े गले नहीं। तो इस प्रकार जो हमारा चैप्टर का जो भी कंसेप्ट था ये रासायनिक अभिक्रिया वो हम देखें। अब जो है हम जो है देखने वाले हैं कि इससे पूछा गया क्वेश्चन किस टाइप का आखिर क्वेश्चन आता है, क्या हम पढ़ लिए तो उससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखना हमें बहुत जरूरी है। और हम जो है अब जो है जो भी एग्जाम में इससे रिलेटेड, चाहे वो बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, चाहे बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, इवन टीचर वाला भी एग्जाम हो, वहां से जो भी क्वेश्चन आया है, चाहे सीटेट का भी अगर आप एग्जाम देंगे उसमें भी साइंस से रहता है, तो वहां जहां जहां से भी क्वेश्चन है हम उसका पीवाईक्यू अब करेंगे। ठीक, तो अब हम पीवाईक्यू देखते हैं।